हाय वेलकम वंस अगेन इन दिस संयम कोर्स फॉर क्लास 11th। और हम लोग चूँकि सेट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर यानी कि 1D में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेसिक्स वाले। आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन फिर से इस बार जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो हैं NCERT के बुक के क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन जो JEE मेंस में पूछे गए हैं वो। तो उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जनरली जो IIT JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है इसमें। एनीवेज, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उनके लिए तो हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो वो देख सकते हैं। तो चलते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले वैसे क्वेश्चंस जिनमें हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज़ करके उसको प्रूफ कर सकते हैं, और दूसरे जिसमें x को आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके हमें एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मूव करना होता है एल्गोरिदम से, एंड देन हमको उसको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर जो पहला टाइप है उसको पहले बताता हूँ मैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जितने ये लिस्ट आप देख रहे हो इस शीट में, वही सारी प्रॉपर्टीज आप यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस को। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारी प्रॉपर्टीज को रट्टा मार के याद करो। तरीका ये है कि आप इस शीट को या फिर जैसे आपने बनाया होगा या फिर बनाओगे उसको, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यही जो मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा लिंक में, तो इसको आप क्या कीजिए कि डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप अपने पास रख लीजिए PDF बना के, या फिर फ़ोन में जैसे हो। और ऐसे जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जब आप स्टडी करो, उसको करने बैठो, तो आप इनको रेफरेंस ले लेके इसको सीखो कि कैसे प्रूफ होगा। और प्रूफ करते समय इन सारी प्रॉपर्टीज को जब आप रेफर करोगे तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएंगे, और आप बिलीव कीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चंस, लेट अस 20 क्वेश्चन जाते जाते आपको ये सारा याद भी रह जाएगा और ये भी सीख जाओगे कैसे इनको अप्लाई करना है। तो देखते हैं कि इन्हें हमें कैसे प्रूव करना होगा। तो जो सबसे पहला ये क्वेश्चन मैंने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 8 आपके NCERT बुक से ही, लेकिन मिसलेनियस का है ये। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ हमें शो करना है फॉर एनी सेट A एंड B A इज इक्वल टू दिस थिंग। देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि LHS से RHS की तरफ मूव करें या फिर RHS से LHS की तरफ। तो यहाँ ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सेट दे रखा है वो एक सिंगल सेट है, तो हम इससे इतने बड़े सेट को नहीं ला सकते हैं। तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा कि RHS से LHS की तरफ मूव करना होगा। हम RHS को लेंगे, लिखेंगे क्या, A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन A माइनस B। और अब हम इसमें अपना कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए कि ये जो पूरा A माइनस B आपको दिख रहा होगा उसको एक मान लो एक अलग से सेट, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू A माइनस B, जिससे अब हमें क्या मिलेगा कि ये जो RHS था वो अब क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब जैसे ये X आया, इस X को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, यूनियन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसके ऊपर दिया जा सकता है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए, हम इसमें से प्रॉपर्टीज ढूंढेंगे कि कौन सा यूज़ करेंगे। तो आप देखिए जो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टीज दिख रही है, इसको हम अगर नॉट लास्ट वाला, ये वाला, ये यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, तो ये भी तो उसी तरीके से है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इस यूनियन को इस इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, इसके लिए आप क्या लिखोगे, A यूनियन X एंड बीच में इंटरसेक्शन B यूनियन X। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि X तो हमारे पास था A माइनस B, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे A यूनियन A माइनस B, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं B यूनियन A माइनस B वंस अगेन। लेकिन फिर से आप ध्यान दो कि जो A माइनस B है
वो इस प्रॉपर्टी से हमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम लिखा जा सकता है। तो अब क्या लिखोगे आप, ए यूनियन ए माइनस बी जस्ट ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, जो ए के हिस्सा में आएगा लेकिन बी में नहीं आएगा। और यहाँ आपको लिखना होगा बी यूनियन अगेन ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब कई बार प्रॉपर्टीज लिखने के बाद अब डायरेक्टली हम बार बार अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो कुछ इन्फर ही नहीं कर पाएंगे। फिर से अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ से शुरुआत किया था। तो यहाँ हमें कुछ इन्फर करना पड़ेगा अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से। तो इसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझना शुरू करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है, या फिर ए माइनस बी का मतलब क्या है कि दिस वॉज ए दिस इज बी। तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए ये हिस्सा, ये जो व्हाइट वाला इधर पोर्शन का मैंने ड्रॉ किया है, और इसके साथ आप यूनियन कर रहे हो ए को। तो ए के साथ जब इसको यूनियन करोगे तो पूरा क्या मिल जाएगा, ये ए ही तो मिल जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली इन्फर करके लिखना होगा कि ये जो भाई साहब मिलेंगे वो ए मिलेंगे। और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन ए माइनस बी। तो फिर से आप बी के साथ इसके ए माइनस बी को आप क्या कर रहे हो, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है और उसके साथ इस बी को यूनियन कर रहे हो, तो ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, पूरा शेडेड रीजन। इस पूरे को लिख सकते हैं हम क्या, ए यूनियन बी। अब पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में से जब ए को आप इंटरसेक्ट कराओगे तो छोटा वाला पार्ट मिलेगा ना, बिकॉज ए पूरा का पूरा ए यूनियन बी के अंदर है, इसलिए क्या मिलना चाहिए, ए फिर से मिल जाएगा। और आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए ही होता है। तो ये एक्चुअली डिराइव प्रॉपर्टीज हैं इन वेन डायग्राम की मदद से ही। तो इसको डायरेक्टली यूज करो या फिर वेन डायग्राम से समझो, दोनों ही काम कर जाएगा। तो ये जो A8 का जो पहला पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये दूसरा पार्ट अपने आप प्रूव कर लोगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा पहले का काम कर दूं, पीछे लेके चला जाऊं। ऑलराइट, तो मैं इसको प्रूव करने वाला हूं, इस पार्ट को। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आई थिंक, आपके उसी एक्सरसाइज का। तो इसको देखते हैं। फिर से मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूंगा और सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, बस पूछिए, तो मैं आगे वाले क्लासेस में या फिर जैसे होगा मैं उसको बता दूंगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है हमें। तो आप अब इसको कैसे प्रूव करोगे, प्रॉपर्टी से फिर से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, मैंने क्या लिया है LHS, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप ये सोच के बताओ कि अगर मैं ए के साथ ए का ही यूनियन करूं तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ए ही तो मिलेगा। तो ये तो मिल गया ए, और इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी से। तो अभी यहाँ से भी तो आपने वही देखा, और ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे है ही पहले से, तो ये मिल गया ए और ये RHS के बराबर हो गया, इसलिए ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो प्रॉपर्टीज के आधार पे। ध्यान रहे मैंने दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके NCERT मिसलेनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनमें पहले पार्ट को ही डिस्कस किया है। सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, वो आप इसी के आधार पे ट्राई कीजिएगा और आपसे पक्का हो जाएगा, और मैं ये विश्वास रखता हूँ। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें कहा गया है शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। डिड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज को डिस्प्रूव करना होता है। मतलब ये कि आपके पास जो कुछ दे रखा है वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रू ही होगा या सत्य ही होगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, एक बेसिक तरीका आप अपने दिमाग से, इंट्यूशन से सोच सकते हो कि ऐसा कहीं हम एग्जाम्पल ले लें और लेके बस एक एग्जाम्पल के लिए गलत हो जाएगा तो वो सबके लिए
सॉरी सबके लिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम कोई 3 सेट्स ले लेंगे ए बी और सी ऐसे, जो इसको तो फॉलो करा रहा है लेकिन बी इज इक्वल टू सी नहीं हो पाएगा, तो हम वही काम करने वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कैसे प्रूव करने के लिए लिखेंगे क्या, कंसीडर कि हम इस सेट पे विचार करके आपको बता रहे हैं कि ये हमेशा सही नहीं हो सकता, ये मतलब कहने का मतलब है। तो अब सोचिए कि ए को हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी को ले लिया, सपोज कीजिए मैंने 2 3 एंड 9 और सी को ले लिया मैंने 2 3 और लेट्स से 10। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2 and 3, और जब बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, नॉट बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तब भी क्या आएगा 2 and 3। लेकिन क्या ये बी और सी आपस में इक्वल है? नो, हमारे पास ये तो सही आ रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ओ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट वी डोंट हैव बी इज इक्वल टू सी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू सी। तो हमने ऐसे 3 सेट्स ढूंढ लिए जिसपे काम नहीं करे। इसका मतलब कि ये कभी भी ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि वो सत्य ना हो। सत्य होने का मतलब ये होता है कि वो हर एक सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए। तो इस वजह से आपको अगर डिस्प्रूव करना है तो उस केस में आप एग्जाम्पल से काम चला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर प्रूव करना होगा तो हमें वो सभी सेट्स के लिए ट्रू होना चाहिए, इसलिए हम वो जनरल आइडिया लगा के करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, और ये ऐसा है, तो इसके लिए आपको शो करना है कि a इज इक्वल टू बी। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए कंसिडर करेंगे a इंटरसेक्शन a यूनियन x इज इक्वल टू a, बिकॉज ये तो होगा ही। अब a यूनियन x की जगह पे हम लिख सकते हैं b यूनियन x, क्योंकि वो बराबर दे रखा है, तो b यूनियन x लिख दिया, तब भी वो a के इक्वल रहेगा। और इसके बाद हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो a हो जाएगा a इंटरसेक्शन b एंड इंटरसेक्शन नॉट इंटरसेक्शन यूनियन a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a। अब आप ये देखिए कि ये जो a इंटरसेक्शन x है वो तो 5 है, तो ये मिल जाएगा a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन 5। पाई के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन करेंगे तो वो वही सेट मिल जाएगा। तो हमें मिला इससे a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब क्या किया जाएगा कि फिर से इस b वाले पार्ट पे वैसे ही काम करेंगे, और b के लिए भी अगर ऐसा ही आता है तो हम क्या देंगे कि दोनों बराबर है। तो क्या किया जाएगा, अब लेंगे नाउ b इज इक्वल टू, b को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, b इंटरसेक्शन b यूनियन x। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से b यूनियन x को लिख सकते हैं a यूनियन x। और आप अब समझदार हो, प्रॉपर्टी और सिमेट्री आप देख सकते हो, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। तो b इंटरसेक्शन a आएगा यहाँ पे, एंड देन यूनियन आएगा b इंटरसेक्शन x। लेकिन फिर से आप देखिए कि b इंटरसेक्शन x तो 5 है, तो फिर से ये क्या हो गया, b इंटरसेक्शन a यूनियन 5। लेकिन जब b इंटरसेक्शन a के साथ फाई का यूनियन होगा तो वी विल गेट ओनली b इंटरसेक्शन a। बट हमें ये पहले से पता है कि b इंटरसेक्शन a लिखो या फिर a इंटरसेक्शन b लिखो, वो तो दोनों बराबर ही है। तो b मिला b इंटरसेक्शन a और a मिला a इंटरसेक्शन b। इससे पता क्या चलता है कि a एक सेट के बराबर है और b भी उसी सेट के बराबर है। देयरफॉर हमें ये इन्फर कर जाना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू b, और यही प्रूव करना था। That's it। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने प्रॉपर्टीज वाले बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कीजिएगा तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे ही आप क्वेश्चन को, मतलब चीट शीट बना के ही क्वेश्चन को करने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, क्या ये वेल प्रूफ है
मैंने कई स्टूडेंट्स पे इसको ट्राई किया है, ट्राई नहीं मतलब इफेक्टिवली उनको रिकमेंड किया है, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ सर ऐसे काम कर रहा है। और जनरली जो स्टूडेंट्स थे वो सभी जेईई वगैरह के पर्पस से नहीं पढ़ाई कर रहे थे, वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको आगे मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स में परस्यू करना था, तो वो लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ मतलब अहमियत दे रहे थे। एनीवेज, तो वो बहुत पहले की बात है। अब आते हैं हम लोग अगले वाले टेक्निक पे प्रूफ करने का, जो आपके सिलेबस में है और उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए भी चीट शीट है और ये भी आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जब भी हमें आर्बिट्ररी कोई, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, द सेकेंड थिंग इज बाय टेकिंग एन arbitrary element. ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान देना है। मैंने पहला क्या बताया कि प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, जो मैंने वहां प्रॉपर्टीज की लिस्ट की है। और दूसरा क्या है, बाय टेकिंग एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दो बातें आपको ध्यान देनी है। जब भी हमें प्रूफ करना होगा, ऐसे मिल देता हूं, if we have to prove, आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, A सबसेट B। तो अगर A सबसेट B प्रूव करना पड़े किसी सिचुएशन में, तो आपको क्या करना होगा, देन प्रूव दैट। ध्यान में लाइए कि जो मैंने पहली क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने बताया है कि सेट सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसेट के डेफिनेशन में यही जो सबसेट का डेफिनेशन होगा उसी को हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो वो क्या करना होगा प्रूव करने के लिए, आपको बस इतना काम करना है, लिखना क्या है, x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। अब इसका अर्थ क्या है अभी हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले मैं इसको नीचे कर दूँ। ऑलराइट, तो अब आप देखते हैं कि अगर हमें ये प्रूव करना हो तो ये लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट A में लेते हैं और हम अपनी सीरीज ऑफ मैनिपुलेशन, सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद लास्ट में ये ला पाए कि वो जो आर्बिट्ररी एलिमेंट है वो B में भी है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। अब अगर दूसरा सिचुएशन आ सकता है, दो ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला ये कि आपको प्रूव करना होगा A सबसेट B, मतलब एक सेट दूसरे का सबसेट। और दूसरा हमें ये प्रूव करने के लिए कहा जाता है कि इफ वी हैव टू प्रूव A इज इक्वल टू B, तो बस आपको करना क्या होगा, प्रूव कर दीजिए। Let me write then prove that, क्या प्रूव करना है भाई, A is a subset of B and B is a subset of A। तो आप देख सकते हो कि अगर A B का सबसेट होगा और साथ ही साथ B B A का सबसेट होगा, तो अपने आप A इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि अब हमें A सबसेट B प्रूव करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये ऊपर वाला करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो आपने अभी यहाँ देखा यही बेस है, यही मेन है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सभी क्वेश्चंस को जो आपके सिलेबस के लेवल के हैं वो हैंडल कर सकते हो और प्रूफ करने वाले मैथमेटिक्स में बेटर बन सकते हो। ऑलराइट, अब आते हैं इनके एप्लीकेशंस पे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। उससे पहले जो चीट शीट है इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि x अगर a में होगा तो इसका मतलब है कि x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ये सिंपल अंडरस्टूड थिंग है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होता है। तो इस तरीके से इस चीट शीट में जितने भी आपके रेडीमेड फॉर्मूला कह सकते हो या फिर रेडीमेड रिजल्ट कह सकते हो, उनको आप डायरेक्टली यूज करके प्रूफ फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस को।
तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ये मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और इसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पहले हमें करना पड़ेगा फर्स्ट से सेकंड को प्रूव। तो हमारे पास इस चीज़ को प्रूव करना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a माइनस b। तो a माइनस b का मतलब क्या होगा, सिंपली कि x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। लेकिन चूंकि हमें फर्स्ट जो दे रखा है उसका हमें यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे कि सिंस, और कर देता हूं, a सबसेट b, therefore आप क्लेम कर रहे हो चूंकि a b के अंदर पूरा चला गया है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट a का नहीं होगा जो b में ना हो। लेकिन यहां आप क्या कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। therefore हम लिख सकते हैं कि देयर इज, ऐसे लिखें इसको, there is no element, हम ऐसे लिख सकते हैं, no element of a is such that it is not inside belongs to is not belongs to b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि there is no element in a which और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि a माइनस b इज इक्वल टू 5, बिकॉज ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इस तरीके के कंडीशन को फुलफिल करते हुए a माइनस b में भी हो जाए, क्योंकि अगर a b का सबसेट है तो a माइनस b में 5 ही मिलेगा। अब आते हैं, इससे क्या हुआ कि जो सेकेंड कंडीशन था वो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट कंडीशन, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इम्प्लाइज 2। अब आते हैं थर्ड को प्रूव करना है सेकेंड से। हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे कि अब सेकेंड वाला कंडीशन गिवन है हमारे पास, तो लिखेंगे क्या, सिंस a माइनस b इज इक्वल टू 5। तो अगर a माइनस b 5 है तो हम ये इन्फर कर ही सकते हैं कि a सबसेट b, और अगर a सबसेट b है तो इसका मतलब कि a यूनियन b के साथ करेंगे तो b ही आएगा, बिकॉज यूनियन जब होता है तो वो यूनियन b के एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है और a के एलिमेंट्स को भी कंटेन करता है, तो b और a दोनों इसके सबसेट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने सेकेंड से थर्ड को प्रूव कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ, थर्ड से फोर्थ को प्रूव। तो नाउ हम लिखेंगे क्या कि गिवन है a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो अगर a यूनियन b के बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, आप देखो कि आप कह रहे हो कि a यूनियन b के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b जो होगा वो पूरे a को कंटेन कर लेगा। तो इसके लिए आप यहाँ से a इन्फर तो कर ही सकते हो ना कि a b का सबसेट होगा। अगर a यूनियन b के बराबर होगा तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b a हो जाएगा, बिकॉज a b के अंदर पूरा चला गया है। और फिर से यहाँ हमने क्या कर दिया, थर्ड से फोर्थ को प्रूव कर दिया। अब फोर्थ से फिर 1 को प्रूव करना है, तो अब तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। नाउ हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट a सबसेट b, और इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 को प्रूव करता है, 2 थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फर्स्ट को। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। अब आते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें शो करना है a सबसेट b, देन e माइनस b
इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। तो यहाँ पे हमें इसको कैसे प्रूव करना है, देखिए ध्यान दीजिए, A सबसेट B गिवन कंडीशन है और C माइनस B सबसेट C माइनस A हमें प्रूव करना है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि किसी भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना होगा, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ना कोई एक बड़ा सा सेट, और ये भी मन में मान लो कि बड़ा सा सेट है। तो हमें एक्चुअली ऐसे ही प्रूव करना है कि X सबसेट Y, इस तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें X में कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा और सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद हमें ये साबित कर देना होगा कि वही X इस C माइनस A में भी है। तो इसी तरीके से हम इसको अप्रोच करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे किया जाएगा, लिखेंगे क्या, लेट कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट X बिलोंग्स टू दिस C माइनस B। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे आप, X अगर C माइनस B में है तो हम कह सकते हैं ना कि इट इम्प्लाइज कि X बिलोंग तो करता है C में एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, तभी तो ये इसका मतलब होगा। अब आप यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि A सबसेट B है, तो हम यहाँ से इसको इन्फर कर सकते हैं कि X C में तो होगा लेकिन X A में नहीं जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि A B का सबसेट है। तो कोई एलिमेंट अगर B में ही नहीं है तो उस A में कैसे जाएगा जो B का सबसेट है। मतलब आप ऐसे समझो ये कोई सब B है और इसके अंदर A है, तभी तो ये A B का सबसेट कहलाएगा। तो आप कह रहे हो कि कोई एलिमेंट B में ही नहीं है, तो जब B में नहीं तो उसके अंदर वाले में कैसे चला जा सकता, नहीं जा पाएगा। इसलिए हमने कह दिया कि X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब आप फिर से इस चीज को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि X बिलोंग्स टू C माइनस B को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको उल्टा भी तो समझ सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट दे रखा तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है तो यहाँ से हम क्या इन्फर करके लिखेंगे, इस लैंग्वेज में हम ये लिखेंगे कि X बिलोंग्स टू कंबाइन करके C एंड माइनस B, सॉरी C माइनस A। तो आपने ये देखा कि हमने स्टार्ट किया था कि कोई एलिमेंट C माइनस B में है और हमने प्रूव कर दिया कि वो अब C माइनस A में भी है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू C माइनस B implies X belongs to C minus A and therefore C minus B is a subset of C minus A। किस कंडीशन में, जब A B का सबसेट होता तो ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 6 है, assume PA is equal to PB, show that A is equal to B। PA क्या है भाई, पावर सेट ऑफ A। हम इसको कैसे साबित करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं इसको थोड़ा सा और मैं नीचे लेके चला जाऊं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, assume PA is equal to PB। ये सारे आपके NCERT एग्जाम्पल के हैं, सॉरी NCERT बुक के हैं। हमें प्रूव करना है A is equal to B, प्रूव दैट। तो देखिए पावर सेट किसी सेट का क्या होता है, उस सेट के सबसेट से बनने वाला जो एक सेट होगा उसको हम उसका पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट का कोई एक एलिमेंट क्या होगा, उस A का सबसेट होगा और A के सबसेट में जो भी एलिमेंट होगा वो A में तो होगा ही, इस बात को ध्यान में रखिए। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। तो हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना कि कोई एलिमेंट X A में है और वो इम्प्लाई कर जाए X B में, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि A B का सबसेट है। एंड देन सिमिलरली प्रूव करना होगा B A का सबसेट है।
तो अगर हम ये प्रूव कर पाएँ तो हम इस पूरे को प्रूव कर पाएंगे कंप्लीटली। तो ये चीज़ तो हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये करना है। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, स्टार्ट करेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू a। अब ध्यान दो, अगर x a का एलिमेंट होगा तो क्या a के सबसेट का एलिमेंट होगा? यस, ऑफ कोर्स उसका एक एलिमेंट होगा। तो हम ऐसा कह देंगे कि therefore x बिलोंग्स टू कैपिटल X मान लो, और where हम कैपिटल X को कह रहे हैं कि वो उस A का सबसेट है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पे एक बारीकी समझिए, ये जो स्मॉल x है ना, ये इस A के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके प्रूव करना। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट लेना। और ये कैपिटल X है, वो उस A के जितने भी सबसेट्स बन सकते थे उन सभी सबसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये स्मॉल x A का हिस्सा है और वो सभी को रिप्रेजेंट करता है तो वो किसी न किसी सबसेट में, यानी कि सब सबसेट में तो होगा ही। और ये कैपिटल X सभी सबसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू बी। हमें प्रूव करने के लिए उसके लिए करना पड़ेगा A सबसेट B पहले। तो यहीं पे आते हैं। तो यहाँ X सबसेट X बिलोंग्स टू कैपिटल X लिया, वेयर कैपिटल X सबसेट ऑफ A हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर कैपिटल X A का सबसेट है तो वो कैपिटल X उस पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ A उन्हीं सारे सबसेट्स को मिलके एक सेट बनता है, तो उसे हम पावर सेट ऑफ A कहते हैं। यानी कि सबसेट्स पावर सेट ऑफ A का क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन इसने दे रखा है P इज इक्वल टू PB, तो वो जो X भाई साहब हैं वो PB का भी तो बन जाएगा, क्योंकि हम PA की जगह PB रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे लॉजिक क्या कि सिंस PA इज इक्वल टू PB, और ये चीज़ हमारे पास पहले से गिवन था, तो इसलिए हम ऐसा लिखते ही हम ये पा रहे हैं कि अच्छा, जब कैपिटल X PB का एलिमेंट है तो इस कैपिटल X के अंदर जो एलिमेंट होगा वो भी B का एलिमेंट हो जाएगा। तो हम पहले इसको ऐसे तो लिखे ना कि X सबसेट बन जाएगा B का, क्योंकि अगर कैपिटल X PB का एलिमेंट है तो B का वो सबसेट बन जाएगा। और अगर B का सबसेट जैसे ही बना X के अंदर का जो एलिमेंट होगा वो B का भी एलिमेंट हो जाएगा। Therefore हम यहाँ सभी एम्प्लाई लगाते चलते हैं। Therefore हम कह सकते हैं X बिलोंग्स टू B, और जैसे ही हमने ये लिखा यहाँ से इन दोनों को रेफर कीजिए और आप पाएंगे क्या कि X बिलोंग्स टू A implies X बिलोंग्स टू B, therefore A is the सबसेट ऑफ B। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें तो A इज इक्वल टू B प्रूव करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब एक बार प्रूव कर देंगे कि B सबसेट A, और B सबसेट A के लिए फिर से वही काम करेंगे कुछ अलग एलिमेंट लेके। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लेट Y बिलोंग्स टू B, इसी को खाली कॉपी कर देना है और Y और B के आधार पे। जहाँ पे Y को हमने माना कि वो एलिमेंट है कैपिटल Y का, जहाँ पर कैपिटल Y इस सब B का सबसेट है, और ये हमने माना है। एंड देन फिर से लिखेंगे क्या कि कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। आप देखो ध्यान से, मैं इधर देख के ही लिख रहा हूँ, तो मैं केवल चीज़ों को इमिटेट कर रहा हूँ, दैट्स इट। और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो भी हमारा ही याद आया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, PA फिर यहाँ लिख देंगे क्योंकि PB PA के इक्वल है, और जैसे ही यहाँ लिखा कैपिटल Y इस A का सबसेट बन जाएगा, और जो छोटू y है उस A का एलिमेंट बन जाएगा, जिससे हम फिर से इन दोनों से इन्फर कर सकते हैं कि Y बिलोंग्स टू B implies Y बिलोंग्स टू A, एंड सो B इज द सबसेट ऑफ A। और इन दोनों के आधार पे हम कह सकते हैं कॉम्बाइनली
कि A इज इक्वल टू बी। अब इसको स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो सिंस A सबसेट B एंड B सबसेट A, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। यहाँ कहा गया है कि दो सेट्स हैं A और B, जहाँ A डिफाइंड है इस तरीके से, x A के लिए क्या है भाई कि x बिलोंग्स टू 8 to the power n minus 7n minus 1, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और y के लिए y इज इक्वल टू 49 टाइम्स n माइनस 1। आपको प्रूव करना है कि A सबसेट B है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको प्रूव करने के लिए अगर A सबसेट B में x वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे तो वो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं काम करेगा। ये A है तो हम कैसे लिखेंगे उसको मैं ध्यान से समझाता हूँ, आप समझिएगा। x बिलोंग्स टू A, हमें प्रूव करना है x बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। तो x बिलोंग्स टू A का मतलब हुआ कि x अब जो एलिमेंट होगा वो इस तरीके का होगा। हम लिखेंगे इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 to the power n minus 7n minus 1। अब हमारा काम ये है कि अगर हम किसी मैथमेटिक्स को यूज करके ये जो 8 to the power n minus 7n minus 1 है वो इस तरीके से ला पाए तो हम ये बता पाएंगे कि अच्छा अगर x ऐसा बिहेवियर रखता है तो ऐसा भी रखता है, और इस वजह से x अगर A का एलिमेंट है तो वो B का भी एलिमेंट है, एंड सो A इज द सबसेट ऑफ B। तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे कि इसको ऑब्जर्व करते हैं। n की वैल्यू 1 पे 2 पे, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स हैं, तो लिखेंगे क्या, नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, आई कैन गेट x is equal to 8 to the power 1 minus 7 and minus 1, and so I believe that is going to be 0। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट n is equal to 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 का पावर 2, 7 गुने 2 माइनस 1 हो गया 64 एंड माइनस 15, तो I think that is going to be 49 and n is equal to 3, ये हो जाएगा कितना, 8 का पावर 3, बाप रे, and 7 into 3 minus 1 is equal to something। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने शायद इसको कहीं कैलकुलेट किया है तो उसको मैं देख के लिख देता हूँ ताकि मैं उसको जल्दी से समझा सकूँ। so just wait for a minute। ओके तो ये वो नोटबुक है जिस पे मैंने इसको सॉल्व किया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं इसको बता देता हूँ ये क्या है। आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके जो फाइनली आएगा वो आएगा इस तरीके से, दैट इज़, अच्छा मैं इसको बता ही देता हूँ मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया है। इसको लिख सकते हैं आप 1 + 7 का होल पावर 3 और इसको आप एक्सपैंड कर दोगे तो फाइनली जो आएगा वो आना चाहिए 7 स्क्वायर, दैट इज़ 49 टाइम्स 9 माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लिखना है 2 माइनस 1 और ये भी 49 माइनस 1 है। आपको ध्यान देना है कि ये 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 9 आ रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि हर एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है। आप ध्यान दो, मैं कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे अगर क्या हम इसको 49 इंटू n-1 के स्ट्रक्चर में लिख पाएंगे कि नहीं। इनफैक्ट आपको प्रूव करना है कि a b का सबसेट है, तो जरूरी नहीं कि b के सारे एलिमेंट्स a के एलिमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन a के सारे एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप x लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं हमेशा 49 टाइम्स n-1 के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर 49 टाइम्स n-1 के फॉर्म में आ रहा है तो ध्यान देना चाहिए कि ये वाला जो n है वो ये वाला n नहीं है, क्योंकि इन दोनों सेट को अलग अलग डिफाइन किया गया और बहुत ही माइन्यूट चीज़ है जो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो n है वो ये वाला n नहीं है, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू इस सीरीज़ के लिए और इस एलिमेंट के लिए रिजर्व की गई है, और ये जो n है वो इसके लिए रिजर्व किया गया है। तो दोनों में कॉमन जब आप लाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वो लगातार दोनों n जो आएंगे एग्जैक्टली दोनों के लिए सेम पे आएंगे।
तो यहाँ पे जो n की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट, इस a का जो थर्ड एलिमेंट होगा वो उस b का 9th एलिमेंट के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि 49 टाइम्स n, 9 माइनस 1 का मतलब है कि यहाँ n है वो। तो हम कह सकते हैं कि x is actually 49 टाइम्स m माइनस 1, आप लिख सकते हो ये इस वाले को, और वो किसी न किसी m के लिए इसके अंदर है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि a सबसेट b। तो ये तो हुआ एक तरीके से टीडियस या फिर कह सकते हो कि फॉर्मल प्रूफ, जिसका मैंने केवल एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया है आपको ये समझाने के लिए कि प्रूफ कैसे किया जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आपको एक बिगिनर लेवल पे केवल इतना समझना है कि अगर आप इतना भी कर पाएँ कि इनके एलिमेंट्स को अब हम लिस्ट कर दें और ये देख लें कि ए बी के एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं कि नहीं, तब भी वो बिल्कुल काम पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑल्टरनेट वे या फिर सेकंड वे कह सकते हो कि ए में जो एलिमेंट्स हैं आप इसको इकट्ठा करते जाओगे, तो पहला तो आएगा 0 जो कि यहाँ लिखा है मैंने, फिर आएगा 49 एंड देन आएगा ये वाला एंड सो ऑन। और इसी तरीके से बी के एलिमेंट्स आप लिखते जाओगे, तो बी में पहला एलिमेंट आ जाएगा 0, आप देखो, एंड देन n की जगह 2 रखोगे तो आ जाएगा 49, n की जगह 3 रखोगे तो आएगा 49 इंटू 3। और आप ध्यान दो कि ये वाला जो 3 है, 3 पे आ रहा था वो एग्जैक्टली नहीं है वो, तो इस वजह से आप अगर जो इसका थर्ड ढूंढोगे तो वो इसके 9th पोजीशन पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनके a के सारे एलिमेंट्स b के भी एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से a सबसेट b है। तो आपको अगर प्रूफ करना है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ये प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया था, इसके पीछे रीज़न है, और इसको मैंने इस दोनों तरीके से क्यों समझाया, मैंने पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझाया मैं जानता हूँ, लेकिन इसका एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा और यही मैं चाहता था बस। अब देखिए, जो जेईई मेंस वगैरह की तैयारी स्टूडेंट करते हैं उनके लिए बस ये खास आग्रह है, अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो वो ये है कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया था 2014 में, और अगर कोई स्टूडेंट अगर ये सोचे कि क्या हम इसको प्रूव करने जाएंगे, तो ऑफ कोर्स नॉट, हमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने उसी अंदाज में करना पड़ेगा जैसे आप लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन को अटेंड करते हो, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल्स। सिंपली आपके x के एलिमेंट्स को लिस्ट करना होगा n की वैल्यूज पे, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3 में दैट इज 0, एंड देन n की जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा 16 और माइनस 6 यानी कि 10 में से 1 या 9 एंड सो ऑन। तो ऐसे आप इसको लिस्ट करते जाओगे एंड y के एलिमेंट्स को भी लिस्ट करते जाओगे, एंड आप पाओगे कि x y का सबसेट है। और अगर x y का सबसेट है, एक्स वाई का सबसेट है ऑफ कोर्स, और जब एक्स वाई का सबसेट हो जाएगा तो हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है ना। मैं सोच रहा था कि कहीं यही तो नहीं दिया गया स्टेटमेंट, नहीं, हमें कहना है एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में जब आप इसका यूनियन निकालोगे कि एक्स वाई का सबसेट है तो वाई ही आएगा, और ये आंसर भी यहाँ दिख रहा है कि वो वाई ही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो प्रूफ वगैरह के लफड़े में मत पड़ना, आप लोग बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करना। और बाकी अगर आप लोग प्योर मैथमेटिक्स को परसू करने की सोच रहे हो, हालांकि उसके लिए भी आईआईटी की तैयारी अगर दोगे तभी बेस्ट रहेगा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इस तरह की चीज़ें, तो आपको दोनों हाल में मैथ्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस कराने चाहिए थे, बट बिलीव मी थोड़े समय की सीमा रहती है मेरे पास, तो अभी तो मैं इतना ही करा पाऊँगा। तो चैप्टर सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई आप लोगों के पास समस्या रह जाती है, हालांकि यूट्यूब पे भरमार है वीडियो, आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हो वहाँ से आप देख सकते हो, और सॉल्यूशंस वगैरह भी इंटरनेट पे काफ़ी हैं, एनसीईआरटी के हों या फिर कहीं के भी। लेकिन एक अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरह आपको खुद से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
थैंक्स।